तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा दशमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे मीडिया रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही में उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने 13 दिन अनशन रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है वो देश को बताना जरूरी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में बयान के बाद नोटिस देकर उन्हें धमकाने की कोशिश की गई है। इससे केजरीवाल या उनका एक भी नेता झुकने वाला या डरने वाला नहीं है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी शराब नीति केस को लेकर या कह लें इसी शराब घोटाले केस को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम कई दिनों से जेल में बंद है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, यानी कि ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको भी जेल हो सकती है। हालांकि शराब नीति केस को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो केंद्र सरकार है यानी कि जो बीजेपी पार्टी है वो उनके नेताओं को फंसाना चाहती है या धमकाना चाहती है और डराना चाहती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है T20 लीग को लेकर। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग शुरू करने की योजना बना रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2023 दुनिया की सबसे आकर्षक T20 लीग बनी हुई है। चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो या वर्ल्ड लेवल खिलाड़ियों की भागीदारी या सोशल मीडिया पे इसकी उपस्थिति हो, दुनिया भर में अन्य T20 लीगों की तुलना में IPL सबसे आगे रहता है। हालांकि चीजें जल्दी बदल सकती हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने IPL मालिकों को देश में दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। बताया गया फुटबॉल और फॉर्मूला 1 जैसे दूसरे खेलों में भारी निवेश करने के बाद अब सऊदी अरब की नजर क्रिकेट पर है। आपको बता दें, मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI भारतीय खिलाड़ियों को किसी भी विदेशी लीग में भाग लेने से रोकता है। हालांकि सऊदी अरब सरकार के नए T20 लीग को स्थापित करने के प्रस्ताव के बाद बोर्ड इन नियमों को बदल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 साल से इस विषय पे बातचीत चल रही है, लेकिन इस मामले में कुछ भी कंफर्म करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC से परमिशन लेनी होगी। साथ ही बताया गया है सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के अध्यक्ष प्रिंस सऊद बिन मिशाल उल सऊद ने पिछले महीने अरब न्यूज को ये बताया था कि हमारा मकसद किंगडम में रहने वाले स्थानीय लोगों और प्रवासियों के लिए एक स्थायी उद्योग बनाना है और सऊदी अरब को एक ग्लोबल क्रिकेट डेस्टिनेशन बनाना है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सऊदी अरब बहुत सारे पैसे लगाकर IPL से भी महंगी लीग शुरू कर सकता है और इस लीग में भारतीय खिलाड़ी भी खेलने के लिए जा सकते हैं। वहीं इसी बीच अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी परमिशन देता है तो आने वाले दिनों में ऐसा होना काफी हद तक मुमकिन है कि किसी एक ही टीम में भारतीय खिलाड़ी भी हो और पाकिस्तान का खिलाड़ी भी हो। हालांकि ऐसा हो पाएगा या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की घोषणा कर दी गई है। इस बार यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी जो 62 दिन तक चलेगी। वहीं बताया गया परसों 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बताया है कि यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए सरकार सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है। तो जो भी लोग इस साल अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया द्वारा पहली सॉलिड फ्यूल मिसाइल लॉन्च करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल मिसाइल को टेस्ट किया है। सॉलिड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के सफल परीक्षण को वहां के स्टेट मीडिया में चमत्कारी बताया जा रहा है। मिसाइल टेस्टिंग का कितना असर हुआ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके परीक्षण के दौरान नॉर्थ कोरिया के बगल में जो जापान है तो जापान के उत्तरी इलाके से लोगों को निकाला जाने लगा। वहीं जापान के होकाइडो में स्कूल देरी से शुरू किए गए कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। बताया गया है मिसाइल के परीक्षण के दौरान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी और पत्नी के साथ मौजूद रहे। नॉर्थ कोरिया ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल मिसाइल को हवासोंग 18 नाम दिया है। टेस्टिंग के दौरान इसने 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि मिसाइल में लिक्विड यानी कि तरल ईंधन की बजाय सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइलें ज्यादा सुरक्षित होती हैं। इन्हें तेजी से तैनात किया जा सकता है। जानकारी दी गई है कि दरअसल लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों में लॉन्च से ठीक पहले ही ईंधन भरना पड़ता है, जिसमें काफी घंटे लगते हैं। वहीं सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों को तेजी से फायर किया जा सकता है, जिससे उन्हें इंसेप्ट करना या उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि इससे हमारे दुश्मनों में डर पैदा होगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया इस साल अब तक 27 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, जिस पर साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका लगातार आपत्ति जाहिर करते रहे
रहे हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को एक बार फिर तीनों देशों ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण को भड़काऊ हरकत बताया। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी हरकतें लगातार उनके देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की यह हरकतें बेवजह इलाके में टेंशन बढ़ाने का काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डिजिटल पेमेंट को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे बेहतर है। 782 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस दौरान भारत ने दुनिया के कई बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल पेमेंट करने के मामले में। इसमें अमेरिका, यूके और जर्मनी शामिल है। इसी की वजह से अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट को लेकर IMF ने दूसरे देशों को भारत से सीखने की नसीहत दी है। पर दोस्तों जो चीन है वो अभी भी हमसे आगे है। हालांकि ये अलग बात है कि चाइना कई मामलों में हमसे पीछे भी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बंदरों के बेचने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका अपने खर्चों को कम करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहा है। अब वहां की सरकार अपने टोक मैकाक बंदरों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए चीन से मदद लेगी। श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर महिंद्रा अमारावीरा ने इस बात की जानकारी दी है। अभी हाल ही में बीते 12 अप्रैल को दिए एक बयान में उन्होंने बताया है कि चीन ने उनसे 1000 चिड़ियाघरों के लिए बंदरों की मांग की है। इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो 1 लाख बंदरों को चीन को बेचने के लिए पूरी योजना बनाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में चीन श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदेगा। बताया गया है ये बंदर नारियल और दूसरी फसलें खराब कर रहे हैं। इससे हर साल श्रीलंका की सरकार को 157 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि आपको बता दें श्रीलंका में इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों का कहना है कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले देश में बंदरों की गणना करानी चाहिए। साथ ही में ये जानकारी दी गई है पर्यावरण पे काम करने वाले जगत गुणावर्धना ने न्यूज एजेंसी AFP को कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि चीन को बंदर क्यों चाहिए। क्या वो इन पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं या इन्हें खाने के मकसद से खरीदा जा रहा है। दोस्तों बात यह है कि चाइना में कुत्तों के मांस समेत बंदरों का मांस भी खाया जाता है। इसी की वजह से श्रीलंका में इस बात का विरोध किया जा रहा है कि क्या चीन इसलिए तो नहीं खरीद रहा है कि वो उन पर कोई रिसर्च करेगा या उन्हें खा जाएगा। ये सभी बातें पता होनी जरूरी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था उस केस को लेकर जानकारी के मुताबिक राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों की हत्या फिर बोलेरो कार में उन्हें जलाए जाने के मामले में बीते शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी बदमाश मोनू राणा और उसके साथी गोगी को देहरादून से गिरफ्तार किया है। दोनों वहां पहाड़ियों के बीच बने फार्म हाउस में फरारी काट रहे थे। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। अब इस मामले में पूछताछ में सामने आया है कि दोनों मुस्लिम युवकों को जिनका नाम जुनैद और नासिर था उनको किडनैप करने के बाद उनकी इतनी पिटाई की गई थी कि उनकी जान निकल गई। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल डालकर बोलेरो कार में ही उनके शव को जला दिया। दोस्तों आपको बता दें इस मामले में भरतपुर रेंज IG गौरव श्रीवास्तव ने बताया था कि ये पूरी घटना 14 और 15 फरवरी की रात की है। मोनू राणा और गोगी समेत उनका पूरा गिरोह नाकाबंदी कर गौ तस्करी के शक में लोगों को पकड़ता है। 14 फरवरी की रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इन बदमाशों की 3 टीमें थी। इसी कड़ी में इन लोगों ने नासिर और जुनैद को किडनैप कर फिरोजपुर झिरका हरियाणा ले गए थे। यहाँ पूरे एरिया में इन्हें गाड़ी में बिठाकर घुमाते रहे। फिर लाठियों सरियों से उनकी पिटाई की। पीट कर आरोपियों ने दोनों को अधमरा कर दिया। फिर अधमरी हालत में आरोपी दोनों को हरियाणा पुलिस के पास ले गए थे। हालांकि नासिर और जुनैद की हालत देखकर हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। इसी की वजह से इन आरोपियों ने उन दोनों मुस्लिम युवकों को उन्हीं की कार बोलेरो में डालकर उन्हें जिंदा ही जला दिया। और दोस्तों ये पूरा मामला केवल इसीलिए अंजाम दिया गया क्योंकि केवल ऐसा शक था कि जुनैद और नासिर गाय के मांस की तस्करी करते हैं। यानी कि कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए अगर सबूत है भी तो इसके लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। और अगर किसी को पता चलता है तो वो खुद फैसला करने के बजाय प्रशासन के पास जाए, क्योंकि देश में प्रशासन है, शासन है, पुलिस है और सबसे बड़ा कोर्ट है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करता। और अगर सच में इन लोगों ने गाय के मांस का कानून तोड़ा है तो इनको सजा भी दी जाती। बाकी देश के जिन लोगों को ये काम अच्छा लगता है कि किसी मामले में कोई व्यक्ति किसी को पकड़कर उसको मारता है, पीटता है, उसकी जान ले लेता है, तो आप सोच सकते हैं अगर ऐसे ही राहत दे दी गई और ऐसे ही लोगों को छोड़ दिया गया तो हर धर्म में, हर समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो खुद ही फैसला सुनाने के लिए तैयार रहेंगे। और जाहिर बात है इसकी वजह से उन सभी लोगों का नुकसान होगा जो सभी धर्मों में या सभी समाज में या सभी जातियों में मासूम है और इन सभी चीजों से दूर रहते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। यानी कि अब आप बिना किसी रोक टोक के ट्विटर पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब ट्विटर पर बोल्ड और इटैलिक जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्विटर ने क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन का भी फीचर पेश किया है, यानी अब ट्विटर से भी पैसा कमा सकेंगे। हालांकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बताया गया है ये सभी फीचर केवल ट्विटर ब्लू के सब्सक्राइबर्स को ही मिलेंगे। भारत में ट्विटर ब्लू के लिए मोबाइल यूजर को हर महीने 900 रुपए और वेब यूजर को 650
रुपए चुकाने होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश भर में सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप के कारण पारा चढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज दिल्ली के कुछ इलाकों में तो तापमान 41 डिग्री भी दर्ज किया गया है। बताया गया आज शनिवार को भी सूरज आग बरसाएगा और लू के थपेड़े लगेंगे। बताया गया गर्मी का सितम ऐसा ही रहेगा कि औसतन तापमान आज भी 41 डिग्री पहुंच जाएगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब गर्मी के तेवर आने वाले दिनों में और कड़े हो सकते हैं, यानी कि गर्मी और ज्यादा पड़ सकती है। तो दिल्ली, पंजाब समेत या यूपी में या इसके जो आसपास के राज्य हैं, वहाँ के लोगों को गर्मी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों मौसम की बात चली है तो आइए अगली खबर में जानते हैं कि आज 15 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है, यानी कि हल्की से भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल के भी कुछ हिस्सों में और गुजरात में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी असम में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 15 अप्रैल की शाम से पश्चिमी हिमालय में छिटपुट बारिश शुरू हो सकती है और फिर धीरे धीरे बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी कि तेज बारिश होने लगेगी। वहीं बताया गया गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में आज लू की स्थिति बनने की संभावना है, तो यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 480 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 61,780 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 410 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,580 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में एक पुल टूटने को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीते शुक्रवार को बैसाखी उत्सव के दौरान एक फुट ब्रिज टूट गया, यानी कि पैदल चलने वाला ब्रिज। हादसे में 62 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 25 की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डेयरी प्रोडक्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बटर यानी कि मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन एवं केंद्रीय डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि अब बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे। साथ ही में केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि अपने देश में ही दूध की कोई कमी नहीं है। इसी की वजह से अब कई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको दूसरे देशों से मंगवाया नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। मेरे राज्य में भी शराब बिक रही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी। मैं गांधी पीस फाउंडेशन का साधारण वर्कर था। हम लोग उस समय भी शराबबंदी के लिए आवाज उठाते थे। साथ ही में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ओपीएस से लेकर राइट टू हेल्थ जैसी हमारी योजनाओं को धीरे धीरे केंद्र सरकार को लागू करना पड़ेगा। मैंने पीएम मोदी से देश भर में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग की है। इसके लिए सिविल सोसाइटी भी मुहिम चलाएं। मैं भी केंद्र सरकार पर सोशल सिक्योरिटी लागू करने का दबाव बनाता रहूंगा। मैं इसे लागू करने तक केंद्र को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आसान शब्दों में कहें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर ये कहा है कि कुछ नियमों की वजह से और कुछ बंदिशों की वजह से हम शराबबंदी को राजस्थान में लागू नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि राजस्थान में शराब को बैन नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं राजस्थान में शराब को बैन कर चुका होता, लेकिन वो आने वाले दिनों में ऐसा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक असम ने बीते शुक्रवार को असम के फेमस बिहू फेस्टिवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को सबसे बड़ा बिहू डांस आयोजित करने और इतनी बड़ी संख्या में ढोल ड्रम बजाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से प्रमाण पत्र मिले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें अभी हाल ही में बीते 13 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11,304 कलाकारों ने डांस किया था। इस दौरान 2548 कलाकार ढोल बजा रहे थे, यानी कि इतना बड़ा मजमा एक साथ था। इसी की वजह से इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया है और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्रंप के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप के मुताबिक 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो वो अपने आर्मी डॉग यूनिट वहीं छोड़ आया था। साथ ही में ट्रंप ने ये कहा कि हम चीन के डर की वजह से अफगानिस्तान से भागे और ये काम रात के अंधेरे में किया गया कि अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से भाग कर आ गए, वो भी चीन की डर से। तो ट्रंप ने अपने ही देश के जवानों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक छोटी सी बच्ची
बच्ची का वीडियो वायरल होने को लेकर जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची ने एक वीडियो पे पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मोदी जी एक अच्छा सा स्कूल बनवा दो। आपको बता दें अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। बात यह है जो बच्ची का स्कूल है उसकी हालत काफी खस्ता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल होने को लेकर। बताया गया शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सन 2008 में एक इवेंट के दौरान शाहरुख खान से ये पूछा था कि वो नेताओं को कौन सी सलाह देना चाहते हैं। जवाब में शाहरुख खान ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सभी नेता ईमानदारी से अपना काम करें और टेबल के नीचे से पैसा लेना बंद कर दें। अगर आप देश को सही तरीके से चलाएंगे तो सभी के पास पैसे होंगे जिससे कि सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी का जान का प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में कॉमेडी शो में शिरकत करते हुए उन्होंने बातों बातों में अपनी लाइफ के बारे में चर्चा कर दी। उनसे पूछा गया कि वो भाई तो सबके हैं लेकिन आजकल जान किसके हैं। इसके जवाब में सलमान खान ने कहा कि वो जान बोलने का हक किसी को भी नहीं देना चाहते हैं। सलमान खान का कहना है कि शुरुआत जान से ही होती है लेकिन बाद में जान बोलने वाले लोग ही जान ले लेते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक नई मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमेडी से भरपूर एक नई मूवी जिसका नाम है जोगीरा सारा रारा, इसका टीजर रिलीज हो गया है। आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक लगभग 8 महीने के बाद बीते रोज यानी कि शुक्रवार को केवल 24 घंटे में 11,109 केस दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के। यानी कि लगभग 8 महीने के बाद बीते रोज का ऐसा दिन बीता है जिस दिन 11,109 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी बीच 29 लोगों की जान चली गई है देश भर में कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 49,622 हो गई है। यानी कि अब देश भर में लगभग 50,000 ऐसे लोग हो गए हैं जो कोरोना का शिकार हो गए हैं और इनका भी इलाज चल रहा है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।